अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आज मेजर जनरल जीडी बख्शी सर और मेरा ख्याल है किसी तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं, सब सर को जानते हैं, हिंदुस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत देखा और सुना जाता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आज तो हम बात करेंगे जाहिर है कि मोदी की और पीएम मोदी की और साथ साथ ट्रम्प साहब की। क्या देखते हैं आपके किस तरह से जो है इन दोनों की मीटिंग्स आगे चली है? वैसे पाकिस्तान में बहुत कंसर्न शो किया जा रहा है इसलिए कि सबको यही लग रहा है कि पीएम मोदी जो है वो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ शिकायत लेके पहुंचे हैं। 26/11 की भी बात हुई है और साथ साथ जो मिलिट्री के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर, उस पर भी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए, ये जो बाइडेन साहब का दौर था उसमें तो हमारे रिश्ते डेमोक्रेटिक सरकार से बहुत खराब हो गए थे। मतलब दो टूक बात है। और बात ये थी कि जो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है वो इस पे है कि साहब दोनों को एक कॉमन थ्रेट है फ्रॉम राइजिंग एंड इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चाइना। तो इसलिए पिछले 2-3 प्रेसिडेंट्स ने एशिया की तरफ पिवट किया था, पिवट टू एशिया। और उसमें बेसिकली था कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को उसकी थ्रेट को काउंटर करना और ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह ये सब उसमें शामिल था अमेरिका की तरफ से। बाइडेन साहब ने पिवट बैक टू यूरोप कर दिया। उन्होंने बोला रूस मेरा मेन थ्रेट है, ठीक है। चीन इतना नहीं, रूस को मैं हराऊंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, सैंक्शंस लगा के रिजीम चेंज कर दूंगा मॉस्को में, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अब वो तकरीबन हावी हो गया है यूक्रेन में, वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। आपको याद होगा हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, चीन ने तेल खरीदना शुरू किया था। इससे जो सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस थी वो नकारा हो गई रूस के ऊपर, क्योंकि हमको भी सस्ता तेल मिल रहा था, क्यों ना लें हम क्यों जाके महंगा तेल लेके अपनी इकोनॉमी का तेल करें। तो ये चलते, लेकिन बहुत जो है बाइडेन सरकार यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि आप हमारे साथ हैं या हमारे बरखिलाफ हैं, न्यूट्रलिटी की कोई मतलब नहीं। तो हमने समझाया था साहब कि हमारे रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पुराने हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है रूस हमारा। आपकी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें, हमें क्यों बोल रहे हैं तुम भी कुट्टी करो, तुम भी लड़ाई करो। तो खैर बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत में तो काफी राहत आई है और भारत में लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि मोदी जी के और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप नई देखें जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो भी टॉप अपॉइंटमेंट्स हैं, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके अलावा माइक वॉल्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तुलसी गैबर्ड हेड ऑफ इंटेलिजेंस, और कैश पटेल एफबीआई के हेड, वगैरह वगैरह। जो डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं वो भी एंटी चाइना और प्रो इंडिया है, ठीक है। तो हमको तो काफी उम्मीद है कि फर्क पड़ेगा रिश्तों में। और चौथे लीडर हैं जिनको इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके चलते जो बातचीत हुई है बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है, बड़ा फ्रैंकली बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम थी टैरिफ्स। अब टैरिफ को लेके बेटा ऐसा है कि वो कहते हैं कि जिन भी देशों का बहुत ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ, तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे या फिर वो हमारा सामान इंपोर्ट करें, अमेरिकन सामान। और भारत के लिए उन्होंने कहा है कि डिफेंस में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में वो अमेरिकन माल जो है उसको इंपोर्ट करें ताकि
ट्रेड इम्बैलेंस खत्म हो। ट्रेड इम्बैलेंस हमारा कोई $45 बिलियन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, चीन का $300 बिलियन है, कनाडा मेक्सिको का $150 बिलियन है। तो मेजर ये प्रॉब्लम हमारे साथ इतनी नहीं, बल्कि चीन, मेक्सिको, कनाडा, साउथ कोरिया, वेनेजुला, सॉरी साउथ कोरिया, ब्राजील वगैरह, वियतनाम, इनके साथ ज्यादा है। स्टील के इंपोर्ट, एल्युमिनियम के इंपोर्ट जो अमेरिका कर रहा है वहां से, भारत का इंपोर्ट इतना नहीं है अभी। तो हमको इतनी टैरिफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सरमाउंटेबल है, सेपरेट ट्रेड डील हो जाएगी। जो बड़ी अहम बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पिवट बैक टू एशिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाइना मेरा जो है मेन थ्रेट है, रूस नहीं है, रूस के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यूक्रेन रशिया में शांति बहाल करना चाहता हूं, और उन्होंने बड़े प्रयास कर रहे हैं, बड़े एफर्ट्स डाल रहे हैं शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में। गाजा में तो युद्ध उन्होंने बंद करा दिया, पीस मतलब आ गई है, ट्रूस टॉक्स वहां पे चल रही, हॉस्टेजेस का एक्सचेंज चल रहा है। तो जहां तक डिफेंस का सवाल है, पहली बार अमेरिका ने टॉप ऑफ द लाइन F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को ऑफर किया है, और काफी मैरिटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, बोइंग स्ट्राइकर व्हीकल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें वो बेचने की पेशकश कर रहे हैं। रूस भी हमको बेचना चाहता है Su-57 और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। अब हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की क्यों जरूरत पड़ी है साहब? चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, हमारे पास अभी तक 0 है। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चीन में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 जो चाइनीज 5th जनरेशन एक्सपोर्ट फाइटर है उसके ऊपर। तुर्की से आपकी बात हो रही है, तो क्वाइट ऑब्वियसली साहब अब पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है इकोनॉमिकली, हम तो हैरान हैं कि इतना नाजुक हालत होते हुए रोज लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो टॉयज चाहिए सो चाहिए, और भारत के पहले चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं साहब, फिर मजबूरन भारत को भी काउंटर स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि साहब अब हम अपनी सिक्योरिटी को जॉपर्डाइज तो नहीं कर सकते, हम ऐसा हाल नहीं बना सकते कि चीन के पास 300 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अगले 10 साल के अंदर वो कोई 1000 5th जनरेशन हो जाएंगी। पूरी चाइनीज एयरफोर्स 4.5 जनरेशन पे आ गई, ठीक है साहब। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगले साल तक 5th जनरेशन फाइटर, चीन के साथ तो बात हो ही गई है, तुर्की से भी बात चल रही है, और जहां हम डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे, एर्दोगान साहब पाकिस्तान आए हुए थे। तो ये जो रस्साकशी चलती रहती है, और हम लोग को मजबूरन काफी पैसे खर्चा करने पड़ते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर जाते ही मोदी जी ने हमारी तो शिकायत लगा दी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और 26/11 के जो लोग हैं या जो भी मुजरिम हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कहा है कि जी हवाले किया जाए, कटहरे में लाया जाए। आपको लगता है कि जब कश्मीर की बात की जाती है तो हमेशा कहते हैं कि जी ये दोनों कंट्रीज का आपस का मामला है, तो क्या 26/11 को लेके जाना अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने, क्या ये सही लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 165 जो 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 नागरिक थे हमारे, वो शहीद हुए थे, जिनमें कि 5 तो अमेरिकन नागरिक हैं। देखिए मास कैजुअलिटी स्ट्राइक थी, और 9/11 के पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मास कैजुअलिटी स्ट्राइक थी, जो कि लश्कर ए तैयबा ने, हाफिज सईद साहब ने यहाँ पे करवाई थी। और आप जानती हैं कि कितना नुकसान हुआ था जान माल का, उसमें 165 अफराद जो है बेकसूर सिविलियंस मारे गए थे। और कब से हमने डोसियर पे डोसियर पाकिस्तान को भेजा कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो उन्होंने हमको बोला साहब ये तो फिक्शन है, किलो टन के हिसाब से डोसियर दिए थे। मतलब ये नहीं कि 3-4 फाइलें थमाई,
वो टनों के हिसाब से वो फाइलें थमाई, प्रूफ थमाए, पूरा जो हमारी यहाँ तहकीकात हुई थी उसकी फाइंडिंग्स थमाई, और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया साहब। वो हाफिज सईद साहब चौड़े होके घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और भी जो है स्ट्राइक्स करने की धमकियां हमको लगातार दे रहे हैं। हमास को बुला के लाए हैं, वहां बड़ी परेड करी है पीओके के अंदर कि हम हमास के साथ मिलके हमले करेंगे। तो साहब फिर क्वाइट ऑब्वियसली ऐसे टेररिस्ट वारदात आप करते रहें, रुकने के बजाय चलो ठीक है साहब, वो द पास्ट इज द पास्ट, पास्ट टेंस में है, रहने दो, आगे की बात देके, लेट स्टार्ट ए न्यू। वो तो हो ही नहीं रहा ना साहब। वो बिटिया वो तो लगे हुए हैं कि नहीं साहब अब तो हम हमास को भी साथ लाके आपके ऊपर वार करेंगे। तो quite obviously terrorism then becomes a big threat. Terrorism then becomes a big threat, and unfortunately Pakistan has made terrorism an instrument of state policy. इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी जियाउल हक के टाइम से ये तमाशा शुरू है, और काफी नुकसान हो चुका है भारत के अंदर। लोगों को समझ नहीं आता कि ये धीरे धीरे ये जो नुकसान हो रहा है उसके आंकड़े आज 80,000 भारतीय नागरिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं टेररिज्म को लेके। जो पंजाब में शुरू हुई थी 1980 की दशक में, 21,000 वहां शहीद हो गए थे हमारे लोग, सिविलियन पुलिस वगैरह। फिर आप जम्मू कश्मीर में तो देख लीजिए, कोई तकरीबन 30 साल क्या तकरीबन चौथी दशक अब शुरू होने वाली है, लगातार वहां पे टेररिज्म के वारदात हो रहे हैं। कुछ दिन शांति रहती है, फिर बर्फ पिघलती है, पास खुलते हैं तो फिर ये इन्फिल्ट्रेशन शुरू, फिर यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स का सिलसिला शुरू। तो टेररिज्म एज अब अमेरिका भी सफर कर चुका है टेररिज्म से, 9/11 से। तो अब दोनों ने ठानी है कि साहब टेररिज्म ये तो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत मतलब के बरखिलाफ है टेररिज्म। नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड justifies the use of terror as a instrument of state policy, as a tactic. और अगर टेररिज्म ऐसी होगी तो उसको डिटर करने के लिए then deterrent action has to be taken, कि जिन्होंने इतना बड़ा एक मास कैजुअल्टी अटैक प्लान किया, तहव्वुर राणा साहब मुंबई में आए थे, हमारे 5 स्टार होटलों में लए, पूरी रेकी करी, और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर, दाऊद हेडली के साथ मिलकर उन्होंने वो यहाँ से क्या कहते हैं वो मौली के सेक्रेट थ्रेड रह गए और वहां दिए कि ताकि साहब लगे ये तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का काम है। मतलब सोने पे सुहागा, एक तो आप करो, फिर ऊपर से ब्लेम भारत के एक तबके के ऊपर लगाओ कि साहब ये तो इनका काम है। अगर अजमल अमीर कासब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन वो पकड़ा गया। डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिकन ने दबोच लिया, क्योंकि उनके भी तो 5 सिटीजन मारे गए, उनके भी तो 5 सिटीजन मारे गए साहब। ये तो नेचुरली फिर लोग कोऑपरेट तो करेंगे ऐसे ऐसी विशस टेररिस्ट अटैक्स के खिलाफ कोई डिटरेंट एक्शन तो लेना ही होगा ना। दे विल हैव टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, और वही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। दे आर सेंडिंग तहव्वुर राणा बैक टू इंडिया फॉर फेसिंग जस्टिस, फेसिंग द कोर्ट्स। लेकिन सर ये जो हमारे यहाँ जो दावा किया जाता है, हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि जी हमने तो ऑपरेशन लॉन्च किए हैं और हम टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, हाफिज सईद को 31 इयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है, तो उसका हल क्या है? आपके ख्याल से हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए भारत के, पाकिस्तान को? नहीं कर दे तो साहब ये काफी सारा जो फसाद की जड़ है वो तो खत्म होगी। मतलब एक इंडिकेशन तो होगी ना साहब कि हाँ साहब वी आर सिंसियर, इट इज ऑल ओवर, पास्ट टेंस में है, हिस्ट्री बुक्स के लिए है, उसको बार बार मत जख्म पुराने को दे रहे, लेकिन जख्म भरने तो पड़ेंगे पहले ना साहब। अगर हाफिज सईद और उनके जो वो तो थोड़ा कम बोल रहे हैं आजकल, लेकिन उनके जो पूरी सेटअप है लश्कर तैयबा, अभी मैंने बताया सारी फोटोज नेट पे घूम रही हैं, टेलीविजन पे चल रही थी कि हमास को बुलाया है साहब। ये तो लेटेस्ट स्पेशलिस्ट हैं टेररिज्म में। 1200 इजरायली औरतें बच्चे मार डाले
अब हम ये इनके टैक्टिक्स लगाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमास के बंदों को भी लगाएंगे। वहां तुर्की ये कह रहा है कि हम भी भेजेंगे साहब ट्रेंड बंदे कश्मीर के अंदर। तो क्वाइट ऑब्वियसली वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। हम ऐसे बैठ के ये तो नहीं बोलेंगे हाँ जी साहब मारिए जितना मर्जी मारना है, हम कोई पंचिंग बैग थोड़ी ना है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक आ गया है कि जी पाकिस्तान तो उस मीटिंग में शामिल ही नहीं था, पाकिस्तान को सामने बिठाए बगैर ये जो बात की गई है, आपके ख्याल से ये कितना कुछ इस पे एक्शन हो सकेगा? इसलिए कि जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है उसको तो सामने होना चाहिए, कोई ना कोई पाकिस्तान के मिनिस्ट्री से या पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक वहां पर मौजूद होना चाहिए था। नहीं, ये मामला है कोर्ट्स का, उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो एक अमेरिकन ने ही दिया। डेविड कोलमैन हेडली ने तहव्वुर राणा को इम्प्लीकेट किया, बोला साहब मास्टरमाइंड ये था, अमेरिकन कोर्ट्स ने उसको सजा दी। अब सारे देशों के बीच वी हैव प्रोटोकॉल्स कि इस तरह के क्रिमिनल्स, ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स को ब्रिंग टू जस्टिस करने का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। वी हैव फॉलोड दैट, हमारी कोर्ट्स ने अरेंज किया है। और उसको, उसमें पाकिस्तान का लोकस स्टैंडी सिर्फ यही है कि वो उनका सिटीजन है। करेक्टली स्पीकिंग आपको एक्शन लेना चाहिए था जब 26/11 हुआ और अजमल अमीर कासाब पकड़ा गया, तो पाकिस्तान के टेलीविजन ने पहले बताया था साहब ये उसके माँ बाप हैं, ये है। उनका इंटरव्यू पाकिस्तान टीवी पे आया था। और उसके बाद आप बोलो नहीं साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। लश्कर ए तोयबा इन्वॉल्व अगर हो सकता है तो उसके खिलाफ तो फिर आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वही मैंने कहा कि हमने किलोटन से डोसियर भेजे साहब, ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ। हमारे विटनेस नहीं मानते तो अमेरिकन विटनेस तो मान लो, अमेरिका का क्या लेना देना है, एक्सेप्ट दैट उनके भी 5 अफराद शहीद हुए इसके अंदर। सो इसमें पाकिस्तान का लोकस स्टैंड ही नहीं बनता कि पाकिस्तान की इजाजत थोड़ी ना चाहिए। पाकिस्तान का सिटीजन सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब अमेरिकन सिटीजन है। हाउ इज पाकिस्तान इन्वॉल्व, एक्सेप्ट दैट पाकिस्तान को यही चीज हाफिज सईद के साथ करनी चाहिए थी, लकीउर रहमान लखवी के साथ करनी चाहिए थी। वो जो पकड़ा गया तो हमने तो उसको फांसी पे लटका दिया आफ्टर ड्यू ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल। लेकिन इसमें पाकिस्तान का फिर क्या लोकस स्टैंडी बनता है? लोकस स्टैंडी ये है कि साहब आपको डोसियर भेजे, आप पढ़ तो लें, आप कोई तो एक्शन करें, कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट दे, कुछ बताएं, कुछ तहकीकात करें। नथिंग, सीटी बजाते हुए निकल गए, 165 मर गए तो मर गए साहब। अभी तो और मारने की धमकी है कि हमास को लाएंगे साथ। सर वो तो मानने को ही अभी तैयार नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम तो यही है कि वो मानेंगे तभी कोई एक्शन लेंगे ना। अभी तो वो मानने को ही पाकिस्तान गवर्नमेंट तैयार नहीं है कि ये हमारी तरफ से हुआ है। वो अभी तक यही कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, वो उधर उसी जगह पर है। लेकिन सर अगर हम बात करें टीटीपी की, तो आपने देखा टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, बहुत परेशानी इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फोर्सेस देख रही हैं। कोई हल दिखाई दे रहा है आपको इनका? दूसरी तरफ बलूचिस्तान का भी हाल बुरा है। देखिए, अब मैं बहुत पहले से कह रहा था, बिटिया आपको याद होगा जब पिछली बार भी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी तो मैंने यही कहा था, देखिए एज अ मिलिट्री मैन, एज जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट, एक बड़ी फॉल्ट लाइन हमको आती दिख रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती। ठीक है साहब, और वो है पश्तून पंजाब फॉल्ट लाइन। 4 बेसिक एथनिसिटीज आपकी है। आपकी थ्योरी ये है कि इस्लाम कैन पेपर ओवर दीज एथनिसिटीज। अब हमने देखा बांग्लादेश में बंगाली एथनिसिटी और ये इस्लाम पेपर नहीं कर सका, वो डिफरेंसेस, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान टूट गया। ये प्रॉब्लम उस वक्त आई थी। अब हम देख रहे हैं कि साहब यही प्रॉब्लम हमको पश्तूनों के साथ और पंजाबियों के बीच में दिख रही है। बलूच आपके खिलाफ रिवोल्ट कर चुके हैं, वो तो शुरू से ही उन्होंने किया है। उनका शुरू से डे 1 से उन्होंने डिक्लेरेशन दोनों इंडिया पाकिस्तान के पहले इंडिपेंडेंस कर दी थी, और तब मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो उनके वकील थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था।
लेकिन जैसे ही वो कायदे आजम बन गए पाकिस्तान के, तो उन्होंने पाकिस्तान की फौज चढ़वा दी बलूचिस्तान पे। जनरल टिक्का खान साहब बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहे जाते हैं। जो कुछ भी है, वो इलाका बड़ा है, बट जो पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे 40% इलाका उनका होगा, पॉपुलेशन आपकी 1.5% नहीं होगी। तो उसके चलते बलूच इतनी बड़ी थ्रेट आपको नहीं पोज कर सकते जितने की पश्तून पोज कर सकते हैं। सिंधी आपको इतनी बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं पोज कर सकते जितने की पश्तून आपको पोज कर सकते हैं। और पश्तूनों का तो अब वो कह रहे हैं साहब आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हम कह रहे हैं शारिया लॉ लगाओ। फिर आप हाफवे हाउस में क्यों जा रहे हैं, आप शारिया लॉ लगाओ। अब ये तो आपको डील करना पड़ेगा ना साहब उनके साथ, हम क्या उनको बोल सकते हैं, वी आर नॉट एन इस्लामिक स्टेट। और फिर जहां रहा सवाल तालिबान का, बेटे याद करें जब तालिबान ने काबुल पे फतेह करी थी, आपके डीजी आईएसआई जावेद साहब, क्या नाम है उनका, लेफ्टिनेंट जनरल, वो वहां लाइक कॉन्करर वो काबुल में पहुंच रहे थे और वहां के 5 स्टार होटल में विस्की पी रहे थे। उनकी फैज हमीद साहब, हाँ। तो फैज हमीद साहब वहां पे डीजी आईएसआई, वो वहां जाके विस्कियां पी रहे थे और कह रहे थे कि साहब अब तो हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, अफगानिस्तान तो अब हमारी स्टेट बन गया है, ऑफ 5th स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और अब तो हमारा बोलबाला होगा पाकिस्तान, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ महज है। तालिबान का अपना क्या रुतबा, ये तो हमारी खड़ी हुई रेज की हुई एक जमात है जिसको हमने हेल्प किया है इतना, अब वो आ गई है, वो ग्रेटफुल रहेगी। अब ग्रेटफुल तो साहब दरकनार, आपके दोनों के बीच में तो लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम है वो पश्तूनों की ड्यूरेंट लाइन। जो भी सरकार काबुल में आएगी, जो कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार है, वो आपके साथ तो ये ड्यूरेंट लाइन की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और फिर हमने देखा साहब आपके जो आर्मी चीफ साहब हैं, वो बढ़ चढ़ के दिखाना चाह रहे थे कि हम तो लात लगा सकते हैं तालिबान को, एयर अटैक्स कर दिए। तालिबानी कह रहे हैं कि साहब औरतें बच्चे मारे हैं, और वो खुंदस में है कि हमारे पास भी अमेरिका सारा असलहा और माल छोड़ गए हैं ताकि यहाँ पे गफलत होती रहे, मारकाट होती रहे। बाइडेन साहब की खसूसियत थी लड़ाइयां लगवाना हर जगह, तो वो लड़ाई भी आपके अब सर पे आ गई है। अब आप उनको बोलें कि भाई हम तो एक को रिलीजनिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, बट ये मसला तो साहब आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरह आप पश्तून एस्पिरेशन अकोमोडेट करते हैं पाकिस्तान में। ये बड़ा भारी चैलेंज है आपकी सरकार के सामने, एंड आई फील बैड, बट ये असलियत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, और ये आ गया है जो जिसकी हम लोग कह रहे थे कि आ सकता है साहब, आ सकता है। ये प्रॉब्लम सोशियो पॉलिटिकल जो है ये दिख रही है, और ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब के टाइम से ये एक्सरबेट हुई है। अब जो कुछ भी कह लें, इमरान खान है तो पठान, और अगर एक आपके पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान की फौज की हवा खड़ी करी है तो वो है इमरान खान। अब उसको लेने के देने पड़ गए हैं, वो दूसरी बात है, लेने के देने पड़ गए उसको, और वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उसके हमदर्दी जता रहे इमरान खान के बाद। तो उससे भी आपकी जो पश्तून पंजाबी फॉल्ट लाइन है, आफ्टर ऑल पश्तूनख्वा में उनकी सरकार है, तो ये फॉल्ट लाइन एक्सरबेट हुई है। एंड पाकिस्तान के हित में होगा कि अगर वो इसको रिजॉल्व करे, जल्दी रिजॉल्व करे, नहीं तो इट कैन लीड टू सिंसियर स्ट्रक्चरल, सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और साथ ही साथ अभी जो पीएम मोदी ने जाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात की है, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे शायद सामने आएगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर उन्होंने बात की है 2 बड़ी कंट्रीज ने बैठकर पाकिस्तान के लिए,
और टेररिज्म को उठाया है, और जाहिर है 26/11 की बात की है तो इसको पर भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि अपने आप को उसमें से निकालना कैसे, प्रॉब्लम में से। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।